हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम हिंदी के टॉपिक में एक नया टॉपिक करेंगे जो कि होगा क्रिया का। ठीक है, तो इससे पहले मैंने बहुत से टॉपिक करवाए हैं हिंदी के। आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर के उन टॉपिक को देख सकते हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये सब टॉपिक जो है मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ और आज हम एक नया टॉपिक करेंगे क्रिया का। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है हर एग्ज़ाम में। और देखिए, एक एक क्वेश्चन जो है एक एक मार्क्स इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको एक टॉपिक को, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको आधा अधूरा मत पढ़िए। कोई भी टॉपिक, अगर आपको आपके सिलेबस में 10 टॉपिक हैं या 12 टॉपिक हैं, कितने भी टॉपिक हैं, अगर आप उन टॉपिक को पढ़ते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, अक्सर सब टॉपिक को आधा आधा पढ़ के चले जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप 10 में से 8 टॉपिक पढ़ रहे हो और 2 छोड़ रहे हो तो 2 को पूरा छोड़ दो। अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं करना, पर जो 8 आपने पढ़े हैं उनको आपको A to Z पॉइंट आपका उसमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आधा अधूरा करके तो सारे टॉपिक जो हैं आपके ख़राब हो जाते हैं। सारे टॉपिक में जो है आपको कन्फ्यूज़न होगा, कोई भी क्वेश्चन ठीक से वहाँ पर हो नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर आपको टॉपिक कोई भी पढ़ना है तो उसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से उसका जो है पॉइंट टू पॉइंट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत से टॉपिक जो है हिंदी के करवा चुकी हूँ। आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जा कर के उनको देख सकते हैं। जो नए हैं चैनल में, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आगे की वीडियोस के लिए अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको बेल प्रेस करनी पड़ेगी, तो बेल प्रेस ज़रूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आज का टॉपिक जो है क्रिया। आपको पता होगा कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर किसी कार्य के करने का बोध होता है उसको क्रिया कहते हैं। ये नॉर्मल से डेफिनेशन है जो कि सभी को ही पता होगी, पर इससे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि इतना इजी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इसका पूरा ही टॉपिक आपको ठीक से पढ़ना होगा। तो देखिए, क्रिया एक विकारी शब्द है जिसे धातु के नाम से जाना जाता है। अब धातु क्या होती है, तो क्रिया के मूल रूप को ही क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। एक नंबर तो यहीं से ही कभी कभी बन जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे कि आपने लिखा है लिखना। ठीक है, लिखना एक क्रिया है। लिख उसमें क्या है, मूल रूप है उसका। तो मूल रूप जो है, मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि धातु किसे कहा जाता है, क्रिया के मूल रूप को। तो देखिए, क्रिया किसी कार्य के करने या होने का जहाँ पर बोध हो वहाँ पर क्या होता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पीना, खाना, रोना, दौड़ना, हंसना आदि, ये सारी क्या हैं, क्रियाएं हैं। ठीक है, जहाँ पर भी आपको पता चले कि कोई कर्म हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई क्रिया हो रही है। ठीक है, जैसे नेहा गा रही है, बच्चा खेल रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्या है, क्रिया हैं। ठीक है, बात करें धातु की, तो मैंने अभी आपको बताया कि धातु जो है क्रिया का मूल रूप यानी कि मूल अंश होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा खाना। ठीक है, देखिए खाना में जो खा है वो क्या है, धातु है। ठीक है, और ना अगर आपने जोड़ दिया तो वो पूरा जो रूप बना वो क्रिया बन गया है। तो खाना का जो धातु रूप है, मूल रूप है खा, तो वो खा जो है वो धातु है। ठीक है, खा में अगर आप ना जोड़ देते हैं तो वहाँ पर वो क्या बन जाती है, एक क्रिया बन जाती है। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। अब क्रियाएं जो है वो कितने प्रकार से बनती हैं, देखिए क्रिया जो है वो 3 प्रकार से बनती हैं। एक तो धातु में जोड़कर, ठीक है, एक धातु में ना जोड़कर, एक संज्ञा में ना जोड़कर, और एक विशेषण में ना जोड़कर। ठीक है, अब धातु में ना जोड़कर कैसे बनेगी, देखिए खा में अगर आप ना जोड़ दें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, खाना। वैसे पी से पीना, ठीक है, खेल से खेलना। ठीक है, तो इस तरह से धातु में अगर आपने ना जोड़ दिया तो ये एक क्रिया बन जाएगी। ठीक है, संज्ञा से कैसे आप क्रिया बनाएंगे, तो देखिए संज्ञा आपको पता होगा, किसी भी वस्तु, प्राणी, गुण, भाव, जगह के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कभी कोई भाव का नाम भी हो सकता है। ठीक है, अगर भाव के नाम में क्या करते हैं, अक्सर बच्चे पहचान ही नहीं पाते हैं कि वो संज्ञा है, पर आपको ध्यान देना है कि कोई भाव का नाम है तो वो भी एक संज्ञा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, तो इस तरह से आपने यहाँ पर जो है संज्ञा से क्रिया बना ली। विशेषण, अब देखिए किसी भी
अब विशेषण क्या होते हैं? विशेषण होते हैं संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताएं उसे क्या कहते हैं? उसे विशेषण कहते हैं। अब उसके लिए आपको संज्ञा पता है, ठीक है। सर्वनाम क्या होते हैं? जो संज्ञा के जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब विशेषण क्या होता है? जैसे चिकना, चिकना क्या है? चिकने, जैसे आप मान लीजिए एक थाली है, तो थाली जो है चिकनी है, तो थाली की विशेषता क्या है? चिकनी, चिकना जो है उसकी विशेषता है। तो चिकना से चिकनाना, ठीक है। चिकना में अगर आपने ना जोड़ दिया तो वो क्या बन गई? एक क्रिया बन गई। गरम से गरमाना, जैसे आप मान लीजिए एक लोहा जो है बहुत गर्म है, ठीक है, गर्म जो है उसकी विशेषता है लोहे की, तो गर्म से गरमाना, दोहरा से दोहराना। तो इसी तरह से धातु से भी आपने क्रिया बनाना सीखा, संज्ञा से भी आपने क्रिया बनाना सीखा और विशेषण से भी आपने क्रिया बनाना सीखा। अब बात करेंगे बाद में कि संज्ञा और विशेषण में से जो क्रिया बनती है उनको क्या कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी पढ़ते हैं कि क्रिया का विभाजन किस तरह से किया गया है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले रचना या बनावट या कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तो 2, बनावट के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तो 2, ठीक है। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं तो भी आप क्या करेंगे? 2। इन सारी चीज़ों को आपको माइंड में बिल्कुल ध्यान रखनी है कि अगर बात कर दी जाए रचना या बनावट या कर्म के आधार पर, तो वहाँ पर क्रिया क्या 2 ही भेद जो है आपको आंसर करना है। और वो 2 भेद कौन कौन से होंगे? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में जो है 3 ही भेदों को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। बाकी जो क्रिया जो मैंने लिखी है पूर्वकालिक क्रिया, सामान्य क्रिया, तो इसको अलग क्रिया के रूप में भी जो है माना जाता है। पर फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि प्रयोग के आधार पर जो क्रिया होती हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। और वो कौन कौन सी होती है? प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और सामान्य क्रिया। अभी हाल ही में जो कनिष्ठ सहायक यूके SSSC का पेपर हुआ था उसमें एक शिफ्ट में संयुक्त क्रिया से क्वेश्चन पूछा गया था और एक शिफ्ट में पूर्वकालिक क्रिया से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आपको वहाँ पर पहचानना कैसे है कि इसमें कौन सी क्रिया यूज़ हुई है, ठीक है। तो इसी बात को, इसी कंसेप्ट को आज हम अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे रचना या बनावट या कर्म के आधार पर जो हमने 2 भेद पढ़े, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, उनको कैसे पहचानना है और वो क्या होती हैं, ठीक है। तो अकर्मक यानी कि अधनक्रमक, जहाँ पर अ लगा है, आ का मतलब होता है नहीं, ठीक है। आ का मतलब क्या होता है? नहीं। कर्म यानी कि जहाँ पर बिना कर्म के कोई क्रिया जहाँ पर यूज़ होती है वो उसको क्या कहेंगे? अकर्मक क्रिया, यानी कि अर्थात बिना कर्म के। तो देखिए, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रियाओं को कर्म करने की या कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको आपको ध्यान रखना है कि अकर्मक क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कर्म होता है पर कर्म करने की हमको खुद आवश्यकता नहीं पड़ती। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, राम सोता है, देखिए क्रिया तो हो रही है ना, सोने की क्रिया तो हो रही है, पर जो सो रहा है वो एक्चुअल में कर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। इस बात को अगर आप समझ जाएंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है अकर्मक क्रिया है। बाकी जो ध्यान देने वाली बातें हैं, जिस तरह से आपको वाक्य में समझ आता है कि किस तरह से आप इसको सही करें कि अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। पर आप जो है कंसेप्ट को पहले ध्यान रखें, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं तो वो खुद ही उड़ते हैं, एक्चुअल में उनको इस तरह से कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पक्षी उड़ते हैं, यहाँ पर एक कर्ता है, एक क्रिया है, कर्म कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर क्रिया का जो फल है वो कहाँ पर पड़ता है? सिर्फ सीधा कर्ता पे पड़ता है, कर्म पे नहीं पड़ता। यानी कि कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर होता है अकर्मक क्रिया, यानी कि अ का मतलब होता है नहीं। किसी भी शब्द में आप
अगर आगे से अ लगा दे तो वहाँ पर उसका अर्थ क्या होता है, विपरीत हो जाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसी तरह से जो है अकर्मक का अर्थ क्या है, अकर्मक क्रिया का अर्थ जहाँ पर कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो कुछ अकर्मक क्रियाएं जो कि आपको नोट कर लेनी है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे कभी कभी पूछ लिया जाता है सोना किस प्रकार की क्रिया है, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट आंसर टिक करेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है। सोना, होना, बढ़ना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, पिसना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, ठीक है, घटना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना आदि, ये सारी जो है अकर्मक क्रियाएं हैं। रोना जो है बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। रोना किस प्रकार की क्रिया है, तो आपका आंसर अकर्मक क्रिया, ठीक है। अब बात करें कि आपको किस तरह से जो है वाक्य पहचानने हैं कि यहाँ पर अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया। मेन कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पर कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है। पर फिर भी आप इस बात को ध्यान रखिए कि यदि प्रश्न करने पर हमें क्या, किसे, किसका आदि का जवाब ना मिले तो वहाँ पर क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है। पर आपको यहाँ पर क्या है, कौन का जवाब मिल जाता है, ठीक है। आप कौन का प्रश्न करेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा कि जैसे आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल था, राम सोता है, तो कौन सोता है, राम सोता है, ठीक है। क्या सोता है, यहाँ पर आपको जवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए आपके जो प्रश्न होगा ना उसमें क्रिया जो वर्ड है वाक्य में, जो आपको क्रिया दिख रही है वो वर्ड आपको लगाना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा वहाँ पर अकर्मक क्रिया है या नहीं है, सकर्मक क्रिया है या नहीं है, ठीक है। पक्षी उड़ते हैं, कौन उड़ते हैं, तो पक्षी उड़ते हैं। क्या उड़ते हैं, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। उसी तरह से सकर्मक क्रिया देखिए, जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़े, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। वे सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है कर्ता हो गया, पत्र जो है कर्म हो गया, और लिखना एक क्रिया है, ठीक है। आपको पता है ना कि लिखना एक क्रिया है, तो क्रिया और मैं जो है आपको इजीली पता चल रहा होगा कि मैं जो है कर्ता है, लिखना जो है क्रिया है, बाकी जो बचा पत्र जो है वो एक क्या है, कर्म है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वैसे ही एक और एग्जाम्पल है, अरविंद खाना खाता है, तो अरविंद यहाँ पर करता है, खाना जो है यहाँ पर कर्म है, ठीक है। और खाना जो है क्या है, खाता है, मतलब खाना जो है क्रिया है। यहाँ पर पहला वाला जो खाना है वो कर्म है, खाना जो हम खा रहे हैं वो खाना, ठीक है। और खाना जो है खाता है, ये एक क्रिया हो गई। तो देखिए यहाँ पर अगर आप प्रश्न करेंगे कि क्या लिखता है, क्या लिखता हूँ, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि पत्र लिखता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। आप क्वेश्चन पुट करेंगे कि मैं क्या लिखता हूँ, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि मैं पत्र लिखता हूँ। उसी तरह से आप क्वेश्चन करेंगे कि अरविंद क्या खाता है, तो आपको जवाब मिल जाएगा कि अरविंद खाना खाता है। और कौन का जवाब तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है। कौन पत्र लिखता है, तो मैं पत्र लिखता हूँ। कौन खाना खाता है, तो अरविंद खाना खाता है। तो कौन का जवाब तो आपको अकर्मक में भी मिल जाएगा, सकर्मक में भी मिल जाएगा। तो कौन का क्वेश्चन आप पुट ही मत करिए, क्योंकि कौन से तो आपको जवाब मिलेगा ही नहीं कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। तो आप क्वेश्चन पुट करेंगे क्या, किससे, किसको, इन सब का अगर आपको जवाब मिल जाए, इनमें से किसी का भी आपको जवाब मिल जाए, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं। तो अभी आपको मैंने बताया है कि कर्म जहाँ पर आए तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। पर यहाँ जिस वाक्य में आपको दो कर्म दिखे, देखिए शब्द से ही पता चल रहा है द्विकर्मक, यानी कि दो क्या होने चाहिए, कर्म आपको एक ही वाक्य में दिखने चाहिए। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी, ठीक है। आपको अच्छे से पता है यहाँ पर अरविंद क्या है, करता है, ठीक है। देना आपको पता है यहाँ पर क्या है, क्रिया है। उसी तरह से जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि पत्र जो वहाँ पर कर्म था, उसी तरह से यहाँ पर पुस्तक क्या है, कर्म है, ठीक है। अब देखिए निरंजन क्या होगा, निरंजन कर्ता नहीं होगा, क्योंकि एक सेंटेंस में एक ही कर्ता होता है, ठीक है। तो जो निरंजन है वो क्या हो जाएगा, निरंजन भी कर्म हो जाएगा। तो जहाँ पर आपको दो कर्म मिलेंगे, दो कर्म दिख गए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। तो अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी, यहाँ पर निरंजन और
जो पुस्तक है वो क्या है, 2 कर्म आपको एक ही सेंटेंस में दिख रहे हैं, ठीक है। तो कर्म जो है यहाँ पर 2 हो गए, तो यहाँ पर द्विकर्मक हो गई क्रिया। शिवम ने राहुल को पैसे दिए, शिवम यहाँ पर कर्ता है, उसी तरह से राहुल जो है दूसरा जो नाम यहाँ पर आ रहा है वो कर्म होगा, ठीक है, वो कर्ता नहीं होगा। पैसे भी यहाँ पर कर्म है और देना यहाँ पर एक क्रिया है, ठीक है। तो जहाँ पर 2 कर्म आ गए वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। अब देखिए व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से धातु के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो 2 भेद होते हैं। एक को कहते हैं मूल धातु और एक को कहते हैं यौगिक धातु, ठीक है। यानी कि जो मूल धातु में जुड़ करके बनती है उसको कहते हैं यौगिक धातु। योग का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है, और मूल का मतलब क्या होता है, मूल रूप, ठीक है। तो देखिए इसको पहले आप देख लीजिए। रूढ़ यानी कि मूल धातु क्या होती है, रूढ़ या मूल धातु स्वतंत्र होते हैं, अर्थात ये किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होते हैं, जैसे जा, खा, पी, रह, कर, बैठ, चल आदि। ये सब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप खाना में जैसे खा है उसमें ना जोड़ दो तो वो क्रिया हो जाएगी, और जो खाली खा है वो एक धातु है, ठीक है। तो ये जो मूल रूप है, मूल धातु है, तो एक धातु का तो ये रूप हो गया। दूसरा क्या होता है, यौगिक धातु, यानी कि जो मूल धातु में क्रिया जुड़ रही है, ठीक है। अब कुल मिला के हम प्रयोग के आधार पर जो है क्रियाओं को पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इनको यौगिक धातु पढ़ रहे हैं, मूल धातु पढ़ रहे हैं, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो यौगिक धातु देखिए, मूल धातु में प्रत्यय लगाकर, अब प्रत्यय पता है ना किसे कहते हैं, शब्द के बाद में जो अंत में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। जैसे खा में ना आपने लगाया तो क्या बना, खाना बना, तो वहाँ पर ना जो है प्रत्यय है, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है, जैसे उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है। तो प्रत्यय लगाकर अनेक धातुओं को संयुक्त करके यौगिक धातुओं का निर्माण होता है। जैसे उठ से उठना, से उठाना, करना से कराना, बात से बतियाना, पढ़ना से पढ़ाना, खाना से खिलाना आदि, ठीक है। तो ये हो गई यौगिक क्रिया, ठीक है। अब देखिए यौगिक क्रिया जो है वो 3 तरह से बनती हैं। धातु में प्रत्यय लगाने से अकर्मक से सकर्मक एवं प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। ये जो बिल्कुल स्टेटमेंट है ना, ये आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि कई बार इन्हीं से ही क्वेश्चन बन जाते हैं। कि अगर क्वेश्चन बने कि धातु में प्रत्यय लगाने से कौन सी क्रियाएं बनती हैं, तो अकर्मक, सकर्मक एवं प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि खा में अगर आपने ना लगा दिया तो वो खाना बन गया, तो खा जो है वो धातु है, ना आपने लगा दिया तो जैसे रोना, ठीक है, रोना मैंने आपको बताया क्या है, अकर्मक क्रिया है, तो धातु में अगर आपने ना लगाया तो क्या बनी, अकर्मक क्रिया बनी। तो उसी तरह से प्रेरणार्थक क्रिया भी अभी मैं बताऊंगी क्या होती हैं, ठीक है। संज्ञा और विशेषण शब्दों से जो धातु क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी अभी हम पढ़ेंगे किस तरह से संज्ञा और विशेषण जोड़ के नाम धातु क्रिया बनती है। अनेक धातुओं को संयुक्त मिलाने या करने से संयुक्त क्रिया बनती है, यानी कि जहाँ पर 2 क्रिया आपको एक ही वाक्य में दिखे वहाँ पर क्या होती हैं, संयुक्त क्रिया होती हैं, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि जिस वाक्य में आपको 2 कर्म दिखे, ठीक है, 2 कर्म की बात कहाँ, जहाँ पर मैंने की थी वहाँ पर हो गया द्विकर्मक क्रिया। अब मैं बात कर रही हूँ जहाँ पर 2 क्रिया हो वहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगी, ठीक है। तो इन बातों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है गलत ना हो। अब देखिए प्रेरणार्थक क्रिया, अब प्रयोग के आधार पर हम एक एक क्रिया को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कर्ता कोई काम स्वयं न करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने कोई काम किसी की प्रेरणा से किया तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ठीक है। तो प्रेरणार्थक क्रिया में 2 कर्ता होते हैं, 2 कर्ता तो होंगे। जैसे मैंने अगर किसी को कुछ करने को दिया तो मैं कर्ता हो गई, ठीक है। दूसरा जो है जो काम कर रहा है मेरी प्रेरणा से वो दूसरा कर्ता हो गया, ठीक। तो प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता, यहाँ पर 2 कर्ता होंगे। जैसे प्रेरक कर्ता होगा प्रेरणा प्रदान करने वाला, ठीक है, और प्रेरित करता होगा प्रेरणा लेने वाला, ठीक है। अब आप इसको एग्जाम्पल से समझिए कि कैसे 2 कर्ता यहाँ पर होंगे। मैंने रमेश से पत्र लिखवाया, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या हूँ,
प्रेरणा देने वाली हूँ। ठीक है, रमेश से, यानी कि रमेश ने पत्र लिखा है तो रमेश ने ही काम किया है, रमेश करता है। ठीक है, तो प्रेरित करता जो है रमेश है, यहाँ पर कर्ता कर लेना। ठीक है, रमेश जो है प्रेरित करता है, पत्र यहाँ पर कर्म है और लिखवाया जो है यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यानी कि आपको जहाँ पर दो कर्ता मिले वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आप और आपको पता चलना चाहिए कि किसी की प्रेरणा से वहाँ पर काम हो रहा है। ठीक है, तो मैंने रमेश से पत्र लिखा है, यानी कि रमेश ने मेरी प्रेरणा से पत्र लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अब यहाँ पर मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि जहाँ पर दो आपको दिखे, जैसे अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी, यहाँ पर भी आप सोच सकते हैं कि निरंजन जो है करता है। ठीक है, पर यहाँ पर जो है निरंजन करता नहीं, यहाँ पर निरंजन कर्म ही होगा, क्योंकि निरंजन ने कोई जो है काम नहीं किया है। अरविंद ने निरंजन को पुस्तक दी थी। ठीक है, तो निरंजन ने कोई काम नहीं किया है, निरंजन यहाँ पर कर्म ही है। दो नाम अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर दो कर्ता हैं, एक यहाँ पर कर्ता है और एक यहाँ पर कर्म है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, और यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया होगा, जैसे शिवम ने राहुल को पैसे दिए, शिवम ने दिए हैं राहुल को पैसे, राहुल ने कोई काम नहीं किया है तो राहुल यहाँ पर कर्म होगा और शिवम यहाँ पर कर्ता होगा। तो यहाँ पर दो कर्म हो रहे हैं, दो कर्ता नहीं हो रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जहाँ पर दो कर्ता की बात की जाए वहाँ पर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। ठीक है, अजय ने विजय को जगाया, तो अजय ने क्या किया, विजय को जागने के लिए प्रेरित किया है। ठीक है, तो जहाँ पर प्रेरणा जैसी आपको भावना दिखे जिस सेंटेंस में, वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मूल धातु में आना एवं वाना जोड़ने से क्रमशः प्रथम प्रेरणार्थक एवं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का निर्माण होता है। ठीक है, आप जैसे किसी भी शब्द में आना जोड़ लें तो वो प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगी, और किसी भी शब्द में अगर वाना जोड़ लेंगे तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। वैसे इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है कि जिस वाक्य में आपको दिख रहा है कि किसी ने किसी की प्रेरणा से कोई काम किया तो वहाँ पर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब बात करेंगे संयुक्त क्रिया क्या होती है। तो जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग जो है साथ साथ किया गया हो तो वहाँ पर क्या होती है, संयुक्त क्रिया होती है। आपको इससे पहले मैंने बताया था संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो आपको पता होगा संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, ऐड होना, कोई भी दो चीज़ जहाँ पर ऐड हो गई वहाँ पर वर्ड यूज़ किया जाता है हिंदी में संयुक्त। ठीक है, संयुक्त का मतलब एक साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आपको एक ही सेंटेंस में दो क्रियाएं दिख रही हैं वहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। जैसे जहाँ दो या दो से अधिक क्रियाओं का प्रयोग साथ साथ किया गया हो वहाँ पर, जैसे वह खा चुका, खा भी एक क्रिया है और चुका भी एक क्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संयुक्त क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैसे आपको पहचानना है कि दो क्रिया हैं। यहाँ पर ये काम पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये पूरी क्रिया हो गई, खाना भी एक क्रिया है, तो यहाँ पर आपको टोटल कितनी क्रिया दिख रही हैं, दो क्रिया एक ही साथ जुड़ी हैं, तो यहाँ पर हो जाएगी संयुक्त क्रिया। वह घर पहुँच गया, पहुँचना भी एक क्रिया है, पहुँच पे ना आप लगाएंगे तो पहुँचना एक क्रिया है और गया भी एक क्रिया है। तो जहाँ दो क्रिया आपको दिख गई वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर हो जाएगा संयुक्त क्रिया। और यही जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था यूके SSS के जो कनिष्ठ सहायक के अभी एग्ज़ाम हुआ था 31 अक्टूबर को, उसमें ये पूछा गया था कि वह घर पहुंच गया, इसमें कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो जाएगी, संयुक्त क्रिया हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ही सेंटेंस में एक ही वाक्य में दो क्रिया दिख रही हैं। ठीक है, अब देखिए अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के मुख्यतः 11 भेद होते हैं। ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थ के अनुसार संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 11 भेद होते हैं। बाकी इनमें से कोई क्वेश्चन आपको बनेगा नहीं कि मतलब इस तरह से ऑप्शन में दिया नहीं जाएगा कि इसमें से कौन सा जो है संयुक्त क्रिया है। अगर आपको दे भी दिया जाए तो आपको सेंटेंस से पता लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सी संयुक्त क्रिया है। तो उन संयुक्त क्रिया के जो है भेद आप देख लीजिए, आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, इच्छा बोधक,
शक्ति बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, अभ्यास बोधक और पुनरुक्ति बोधक। तो ये जो 11 भेद हैं वो है संयुक्त क्रिया के भेद। ठीक है, अब देखिए नाम धातु क्रिया क्या होती है। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। तो इसको भी आपको जो डेफिनेशन है उसको भी आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट जो है आप मार्क कर लीजिए, क्योंकि डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे लात से लतियाना, बात से बतियाना, हाथ से हथियाना, शर्म से शर्माना, इस तरह से जो क्रिया बनेंगी उनको क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। चिकना से चिकनाना, ठीक है, चिकना क्या है, विशेषण। ठंडा, अपना से अपनाना, लाज से लजाना, झूठ से झुठलाना, स्वीकार से स्वीकारना, ये सब क्या है, नाम धातु क्रिया हैं, क्योंकि ये संज्ञा, सर्वनाम या किसी विशेषण से मिलकर के बन रही है। ठीक है, अब आगे आते हैं, बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तब पहली क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। यानी कि एक क्रिया जो है बिल्कुल खत्म हो गई और दूसरी जो है शुरू हो गई, ठीक है, वहाँ पर हो जाता है, पहली वाली क्रिया को वहाँ पर क्या कह लेते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो मैं खाना खाकर सो गया, ठीक है, तो खाकर सोया है ना, तो खाना खाने का काम पूरा हो चुका है, उसके बाद ही वो सोया है, तो यहाँ पर जो खाकर है वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ठीक है, और सो गया जो है दूसरी क्रिया शुरू हुई है उसी वक्त। ठीक है, तो मैं खाना खाकर सो गया, तो यहाँ पर खाकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया था कि मैं खाना खाकर सो गया, इसमें कौन सी क्रिया है, तो इसमें है पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि एक क्रिया खत्म होते ही उसी क्षण दूसरी क्रिया जो है शुरू हुई है। बच्चा दूध पीकर सो गया, तो पीकर जो है, पीकर सोया है ना, तो पीकर पीने का काम तो पूरा हो गया, तो पीकर जो है पूर्वकालिक क्रिया है, तो पीकर सो गया, यहाँ पर पीकर जो है पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सामान्य क्रिया जो है किसे कहते हैं, जब वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो वह सामान्य क्रिया होती है। जैसे आप नहाए, वह नहाया, तो ये क्वेश्चन जो है इससे पूछा नहीं जाता सामान्य क्रिया से, क्योंकि ये जो है देखते ही पहचान जाता है कोई भी इसमें कौन सी क्रिया होगी। तो जो छोटे छोटे सेंटेंस है, एक ही आपको क्रिया वहाँ पर दिखे तो वो सामान्य क्रिया हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाम बोधक क्रिया, अभी मैंने नाम धातु क्रिया पढ़ाया था, उसको ध्यान रखना, ये है नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया किसे कहते हैं, जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के योग से बनती है। यानी कि संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के साथ क्रिया के जुड़ने से हमें जो संयुक्त क्रिया प्राप्त होती है उसे नाम बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे लाठी मारना, लाठी एक वस्तु है यानी कि एक संज्ञा है, तो संज्ञा से जो क्रिया बनी है, देखिए मारना एक क्रिया है, लाठी एक संज्ञा है, तो लाठी मारना, दो जो है आपको यहाँ पर क्रिया दिख गई। ठीक है, तो यहाँ पर नाम बोधक क्रिया होगी, मैं पहले ही बताती हूँ, यहाँ पर नाम बोधक क्रिया होगी। और जो संयुक्त क्रिया है वहाँ पर आपको संज्ञा या विशेषण शब्द देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो एक बार आप संयुक्त क्रिया को भी दोबारा से देख लीजिए कि आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जैसे वह खाना, वह खा चुका, तो यहाँ पर खा आपको क्रिया दिख रही है, चुका यहाँ पर क्रिया दिख रही है, दो क्रिया यहाँ पर आपको दिख रही हैं, पर यहाँ पर आपको ना ही विशेषण दिखेगा ना ही संज्ञा दिखेगा। तो जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ दो क्रिया दिखे वहाँ पर संयुक्त क्रिया है। ठीक है, और जहाँ पर आपको या तो संज्ञा से मिलकर के जो क्रिया मिले या विशेषण से जो मिलकर के जो क्रिया मिले वहाँ पर होती है नाम बोधक क्रिया। जैसे विनाश करना, विनाश एक संज्ञा है, क्रिया जो है करना। ठीक है, सुखी रहना, सुखी जो है विशेषण है, रहना जो है क्रिया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगी नाम बोधक क्रिया। दुखी विशेषण है, रहना जो है क्रिया है, तो विशेषण यहाँ पर जुड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका नाम बोधक क्रिया। ठीक है, अपूर्ण क्रिया क्या होती है, जहाँ पर कोई क्रिया पूरी नहीं होती, शब्द से ही पता चल रहा है अपूर्ण है क्रिया। ठीक है, कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, इसलिए ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं, अपूर्ण क्रिया कहते हैं। और फिर जो आपको
वाक्य से ही पता चल जाता है, जो टफ भी नहीं होती, वो क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, पर फिर भी देख लीजिए इन अपूर्ण क्रियाओं के लिए जो संज्ञा अथवा विशेषण शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको पूरक शब्द कहते हैं। जो जैसे गांधी जी थे, ये कोई सेंटेंस ही नहीं हुआ, कोई क्रिया आपकी पूरी ही नहीं हुई, पर अगर यहीं पर ही बात कर दे कि गांधी जी राष्ट्रपिता थे, तो यहाँ पर जो राष्ट्रपिता शब्द है यहाँ पर ये पूरक शब्द हो जाएगा। ठीक है, तुम हो, कोई सेंटेंस पूरा नहीं है, तुम बुद्धिमान हो, तो बुद्धिमान शब्द ने जो है सेंटेंस को पूरा किया है, तो यहाँ पर बुद्धिमान क्या हो जाएगा, पूरक शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अनुकरणात्मक क्रियाएं, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, कहीं बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको शब्द दे दिया जाए कि खटखटाना कैसी क्रिया है, तो आपका आंसर बिल्कुल एग्जैक्टिक होना चाहिए, अनुकरणात्मक क्रियाएं। अब अनुकरणात्मक क्रियाएं क्या होती हैं, ध्वनियों के अनुकरण से बनने वाली क्रियाएं जो है अनुकरणात्मक क्रियाएं होती हैं। यानी कि आपको पता चल जाना चाहिए कहीं पर कोई आवाज़ वाली क्रिया है, जैसे खटखटाना, धड़धड़ाना, थरथराना, सनसनाना, थपथपाना, चरचराना, मतलब किसी भी चीज़ की आवाज़ अगर आपको वहाँ पर दिखे कि ये किसी चीज़ की, किसी वस्तु की या किसी की भी आवाज़ है, तो आपको वहाँ पर पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। यानी कि जहाँ पर ध्वनि की कोई साउंड से आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। ठीक है, लास्ट देखते हैं क्रियार्थक संज्ञा किसे कहते हैं, जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में संज्ञा की तरह किया गया हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग के रूप में ही रहता है, ये ध्यान आपको रखना है। इस तरह से जो फैक्ट होते हैं ना, वो जरूर पूछे जाते हैं। तो क्रियार्थक संज्ञा जो होती है वो सदा एक वचन पुल्लिंग में होती है। जैसे यहाँ पर जो टहलना है, टहलना एक क्रिया है पर यह संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। ठीक है, टहलना स्वास्थ्य के लिए जो है फायदेमंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टहलना जो है क्रिया है, पर क्रिया की जगह इसको संज्ञा की तरह यूज किया गया है। ठीक है, देश के लिए मरना गौरव की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर मरना जो है क्रिया है, पर यहाँ पर मरना जो है एज ए संज्ञा यूज हुआ है। ठीक है, तो जहाँ पर जो है क्रिया संज्ञा की तरह जो प्रयोग की जाती है, वहाँ पर जो क्रिया होती है या संज्ञा होती है वो क्या होती है, क्रियार्थक संज्ञा होती है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है कि क्रियार्थक संज्ञा क्या होती हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था क्रिया का वो पूरा हो चुका है। एक एक कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, सारी क्रिया से किसके कितने भेद होते हैं, किसको किस तरह से यूज़ करते हैं, जहाँ पर दो कर्म हो या जहाँ पर दो कर्ता हो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है, इस सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोबारा से वीडियो को देख लेना अगर आपको कोई जो कंसेप्ट है वो छूट गया हो। ठीक है, बाकी नोट्स प्रिपेयर कर लेना कि लास्ट टाइम में फिर नोट्स ही आपके काम आते हैं। तो आज का टॉपिक बस यही था, यहीं पर ही टॉपिक ख़त्म होता है। बाकी अब मैं इस टॉपिक के जो है MCQ लेकर के आऊँगी, जिससे आपको पता चले कि आपको जो ये टॉपिक है वो सही से समझ आया है या नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा इसके MCQ से होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।